बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज अफसोसनाक खबर, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब की वालदा मोहतरमा जो है उनका इंतकाल हो गया। हमारी तरफ से, न्यू फैमिली की तरफ से उन आर्मी चीफ से इज़हार ताज़ियत, और हम जो उनकी वालदा हैं उनकी मफ़रत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ गो हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातों के लिए बाबा रवान भी वहाँ पहुँचे और बाबा रवान का नाम फहरिस्त में नहीं शामिल था। इस पर सलमान अकरम राजा और बाबा रवान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और इतलात ये आ रही हैं कि बाबा रवान का नाम भी उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। माजरा क्या था, इस पर भी बात होगी। जो खबरें आती हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो ग्रुपिंग और लॉबिंग जो है वो चल रही होती है, तो इसकी आज फिर एक मिसाल सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में अडयाला जेल में उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और मामला जो है वो काफ़ी ख़राब भी हुआ। इस पर बात होगी और फिर हम बात करेंगे नाज़रीन के अमरीकी रुकन कांग्रेस जो विल्सन की तरफ से जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो की तजवीज़ है कि ये एक्ट लाया जाए, और मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जो है ये सारी लॉबिंग चल रही है। क्या ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, क्या ये अमरीकी आइन के मुताबिक है, और क्या ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ नहीं है, और ये क्या अमेरिका की तरफ से किसी भी मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत करार नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भी जो विल्सन उन 46 अरकान में शामिल हैं जिन्होंने एक कोशिश की थी, ख़त लिखा था जो बाइडेन इंतज़ामिया को कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई थी। उसके बाद अब दोबारा जो है ये कोशिश की जा रही है कि कोई प्रेशर डाला जाए अमरीकी हुकूमत पर और पाकिस्तान पर कि मामलात को किस तरह देखा जाए। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की गई हैं, और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया था कि एब्सोल्युटली नॉट कभी कहा गया, और कभी जो है हम गुलाम हैं नहीं हैं के नारे भी लगाए गए। तो अब ये मामला यूँ लग रहा है कि अमेरिका की तरफ नजरें सारी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी और तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज चैप्टर उसकी भी, इससे बात होगी। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम चल रहे हैं उस पर क्या एक्शन होने जा रहा है, क्या नया एक्शन प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, क्या कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है दोबारा बुलाया जाएगा, इस पर भी बात होगी। मकसद आज मौजूद हैं मेहमान सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब्दुल लतीफ़ चित्रानी साहब तहरीक इंसाफ से, सर आपका शुक्रिया वक्त देने का। सेनेटर सरमद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया पीपल पार्टी से, सरमद साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। एक तो जो विल्सन की तरफ से जो आप इंटरनेशनल लॉ भी आपको इल्म में है और उस पर पढ़ा भी है आपने, जो विल्सन की तरफ से जो एक्ट लाया जा रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का नाम उसे दिया जा रहा है, और मकसद ये है कि प्रेशर डाला जाए कि किसी भी तरीके से अमरीकी हुकूमत जो है पाकिस्तान पर प्रेशर डाले, दबाव डाले कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। क्या इंटरनेशनल लॉ और जो अमरीकी आइन है जो कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की मुदाखलत नहीं होगी और ना ही जो इस तरह का हो सकता है ऐसे कोई? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। सबसे पहले न्यू टीवी की विसातत से और बलोच साहब आपकी विसातत से मैं भी हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर साहब की वालदा मोहतरमा के अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे और उनकी वालदा मोहतरमा के दर्जात बुलंद करे। दूसरा बात जो आपने फरमाई है, जो भी उनके जो पॉलिटिकल उन्होंने कहा है कि ये जो है अपना डेमोक्रेसी एक्ट लाया जाए, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे डायरेक्ट हमला है। देखिए, हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है और हमारा अपना एक आइन है। क्या मैं बतौर सेनेटर पाकिस्तान का ये कह सकता हूँ कि अपने आर्मी ट्राइब्यूनल खत्म कर दे? वो कभी मैं ये तजवीज़ दे सकता हूँ उनको कि अपने आइन से ये निकाल दे, या जिस तरह से वो अभी वो पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि फलां फलां मुल्क के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं ये क्या उनको तजवीज़ कर सकता हूँ? अगर वो इस तरह से करते हैं तो फिर हमें भी ये राइट होना चाहिए ना। इट डज नॉट मीन कि एक ताकतवर आदमी और दूसरे को डिक्टेट करे, इट अमाउंट्स टू बी डिक्टेशन, लेकिन ये जस्ट उसकी अपनी ज़ाती राय या पता नहीं पार्टी की राय है, ऐसे ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर पार्टी हमारी गवर्नमेंट चाहती है या हम सारे मिलके इत्तेहादी सारे मिलके समझते हैं कि ये मुल्क, ये आइन जो है, ये कानून जो है ये मुल्क के लिए बेहतर है, मतलब आज हमें वो ये करें, कल को और को आइन की शिक कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता किसी। इस पे हम कहेंगे मुस्लिम लीग नून और बाकी की एब्सोल्युटली नॉट, यस, ये नहीं होना चाहिए। अली साहब क्या कहेंगे सर? आप तो खुद लास्ट टाइम भी मेरे प्रोग्राम में थे और जो अमरीकी प्रेशर के बारे से बात हुई थी तो आपने कहा था हमें ज़रूरत नहीं है प्रेशर की। बिल्कुल, मैं उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं।
अब पाकिस्तान में अगर इंसानी हुकूक के अब धज्जियाँ बखेरते रहें, लोगों को आप रातों को अगवा करते रहें, उठाएं, उनके बुनियादी हुकूक सल्ब करें, और जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी तकरीम का भी कोई ख्याल ना रखे, माओं बहनों को, तो ये पाकिस्तान के मुंह पे एक कालक मली गई है जो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। जब पूरी पाकिस्तान के मुंह पर, पाकिस्तान के निज़ाम के चेहरे पर आप कालक मलते हैं, तो उसमें जो आपको जब कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई आके आपको कहे कि भाई ज़रा अपना मुंह तोल है, तो वो जाहिर है कि नज़र आता है। तो अब मेरी गुजारिश ये है कि हम बहैसियत कौम, हम देखें जी, हम नी जर्क रिएक्शन वाली कौम है। अभी ये साहब फरमा रहे हैं सिंधु साहब के जी हम एब्सोल्युटली नॉट कहते, लेकिन बात यह है कि क्या आप इस बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? और ये ठीक कह रहे हैं, डेमोक्रेसी का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, फार्म 47 की जो इंस्टॉल गवर्नमेंट है, जो रजीम चेंज में इन्होंने किया, इन्होंने तो उसका डेमोक्रेसी का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो वो जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए वो एब्सोल्युटली नॉट, तो ये अपना मौक़िफ़ दे चुके, बाकी दे आर नॉट फॉर डेमोक्रेसी। वो तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी पे यकीन रखते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें ह्यूमन राइट्स है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें फ्रीडम ऑफ बॉर्डरलेस। फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में अब सहाफ़ियों पे पीका एक्ट के तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। कल को फॉर एग्जांपल उसका वो बॉर्डरलेस एक एसोसिएशन है जर्नलिस्ट का, अगर वो कोई बात करता है विदाउट बॉर्डर, तो क्या वो देखें, सॉवरेनिटी आजकल के दौर में आप जुल्म और बर्बरियत को जारी रखने के लिए सॉवरेनिटी का आप बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जो है बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। यहाँ पे पार्लियामेंट भी एब्सोल्यूट सॉवरेन नहीं है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी सॉवरेन एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है कि हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज हुई, नो नॉट एट ऑल, हमारी सॉवरेनिटी जो है वो अमेरिका आके ठीक करेगा कि यहाँ पे, या कोई और मुल्क ठीक करेगा? कभी आपने नहीं, कभी पाकिस्तान ने भी कहा सर, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा ना कि अगर हमें कोई कहे कि अपना मुंह धो लो, कभी पाकिस्तान ने भी ये कहा कि अपना कोई मुंह धो ले किसी मुल्क को? हम अगर हमारी ये हैसियत हो ना, हम किस बुनियाद पे कहेंगे? पहले तो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर वाली बात है ना, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अच्छा, पहले तो हम अपने क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करें ना। हमें तो छोटे छोटे मुमालिक जो वो हैं वो भी आके डिक्टेशन देते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क, यहाँ पे सेल्फ स्टीम कोई नहीं, हमारे जो है लोग इंटरनेशनली हमारी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, हमारी रिपुटेशन कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स का हमने बेड़ा गर्क कर दिया, आइन हमने बनाया, हर सुबह दोपहर शाम उसको रोनते जाते हैं, उसको मलियामेट करते हैं। तो दुनिया में हमारा परसेप्शन यह है कि यार ये वक्री टाइप के लोग हैं, ये ह्यूमन राइट्स पे बिलीव नहीं करते, ये आइन और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव नहीं करते, ये सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। हमारी दुनिया में परसेप्शन ये जा रही है। अब कोई छोटे से छोटा मुल्क भी हो, उसके लिए अमेरिका उसके खिलाफ को ये कह सकता है? क्यों? कि वहां पे ऐसा करने की जवाज नहीं होता। तो हमें अपना जो है ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी, अब कितनी बर्बरियत की बात है। पॉइंट आके सर ब्रेक ले लें, फिर बाद में बात करते हैं। प्लीज सरमद साहब, मैंने आपकी तरफ ही आना है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आपकी तरफ आता हूँ और आप भी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपसे भी जवाब दूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सरमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की बात की जा रही है, जो विल्सन की तरफ से, कांग्रेसमैन की तरफ से, किस हद तक दुरुस्त ये इकदाम है, और क्या ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर जो है वो उस पर मुदाखलत नहीं है, सॉवरेनिटी पे जो है वो मुदाखलत नहीं है? क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। असल में मसला ये है कि यहाँ पे अमेरिका में आपको मालूम है कि वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं जाके कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को, और अपनी मर्जी की चीज़ें करवाने की कोशिश करती हैं। जिस तरीके से जब पाकिस्तान
पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है अमेरिका में पहले भी बहुत सारे चीज़ें आ चुकी हैं, प्रेस्टर एक्ट था, तो ये एक किस्म की प्रेस्टर एक्ट किस्म की अगर चीज़ बनाने की कोशिश की जाएगी जिसको डेमोक्रेसी का एक के गाब में पाकिस्तान के मामला में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरे ख्याल में उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। सवाल ये है सोचने का कि क्या हम अमेरिका के बारे में या किसी और मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं? क्या कोई और दुनिया का मुल्क है जो दूसरे ममालिक के मामलात के ऊपर लेजिस्लेशन करता है? तो अमेरिकी कांग्रेस को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी दूसरे सॉवरेन मुल्क के ऊपर के हवाले से कोई बैठ के लेजिस्लेशन करे। तो मेरे ख्याल में इस बात पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात मतलब जो क्लैरिटी के साथ हमें इसके ऊपर, जैसे सिद्धू साहब ने कहा, हमें एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए, क्योंकि हम तो कहते हैं जी गैर मुल्की इंटरफेरेंस हमें कबूल नहीं है। हम तो इस किस्म की बातें करते हैं, हम कहते हैं जी हमें पाकिस्तान के मामलात में कोई इंटरफेरेंस कबूल नहीं है। जब कबूल नहीं है तो फिर आप why are you inviting American interference in the internal affairs of Pakistan? तो सर जो भी है सर, पाकिस्तान के मामलात में किसी भी दुनिया के मुल्क को इंटरफेयर करने का इख्तियार हासिल नहीं है, और जो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करें उनको भी कंडेम करना चाहिए इसके साथ साथ। तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है, और इसके अंदर तो मेरे ख्याल में कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि आप बैठ के किसी को वेलकम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करे। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप कहते हैं जी पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, अगर आपने बात करनी है तो आप एक ग्लोबल डेमोक्रेसी एक्ट की बात करें। आप देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप बात करें कि फ़लस्तीन में डेमोक्रेसी के बारे में क्या होना चाहिए, आप बात करें कि इसराइल में डेमोक्रेसी के हवाले से क्या बात की जानी चाहिए। क्या पाकिस्तानी आपको नजर आता है? आपको नजर नहीं आता। और आपका अपना वोटिंग ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आपको नजर नहीं आता कि इसराइल में क्या हो रहा है, वहां पे बच्चे मारे जा रहे हैं, वो नजर नहीं आता। वहां आपको डेमोक्रेसी खतरे में नजर नहीं आती। आपको कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में नजर नहीं आती, जहाँ पपेट हुकूमत आती रहती है। आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है जहाँ पे कोई इस किस्म का मामला नहीं है। ये बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं इनको नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छी आती है। ये शुरू हुए थे, आप याद करेंगे, शुरू हुए थे 35 पंक्चर थे, पर 4 हलकों पे आए, फिर चले गए रिजीम चेंज के ऊपर, फिर गोली क्यों मारी, फिर पता नहीं किसका, अब फॉर्म 47। ये सिर्फ नैरेटिव्स हैं, नथिंग एल्स। तो नैरेटिव्स के ऊपर आप दूसरे ममालिक को इंटरफेयर करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है समद साहब, आपका मौका आ गया सर। अपना आप सर कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कुछ एडमिटेड फैक्ट्स जो समद साहब ने फरमाया मेरे लिए काबिल एहतराम है, तरानी साहब बड़े काबिल एतमाद है, लेकिन 2 एडमिटेड फैक्ट्स देना चाहता हूँ। जी अब इंडिया जिसको कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसने मकबूजा कश्मीर का हैयत भी चेंज कर दी, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। क्या अमेरिका उसके बारे में बोला? 35 और 300 जो है अपना 71 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको चेंज करके अपना हिस्सा बना लिया। क्या ये बैनुल अक़वामी करारदाद के हक में था? नंबर 1। नंबर 2, नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के अपने लोगों ने इतना बड़ा परसों जुलूस निकाला, आपने भी टेलीवाइज किया न्यू टीवी पे भी। और लेकिन क्या यहाँ पे मेरे भाई हैं, मैं इज्जत करता हूँ इनकी, एहतराम करता हूँ, सच्चा पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी अपनी जमात ने कौमी असम्बली में उस करारदाद की मुखालफत कर दी जब गजा की और पैलेस्टाइन के लोगों की, जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहब के वहाँ पे मेजॉरिटी जो हमारे मुस्लिम भाइयों की है, फिर क्रिश्चियन लोग भी वहाँ पे हैं, उन सबको मारा जा रहा है, चर्चेज मसाजिद हर चीज़ जलाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किए जा रहे हैं। उसके तो उन्होंने उस करारदाद की मुखालफत कर दी। दूसरा, बड़ी अच्छी प्यारी बात की ग्लोबल डेमोक्रेसी की। मैं स्टूडेंट हूँ, बेसिकली मैंने जिनेवा से, ये मेरा जो है 2 साल का डिप्लोमा, वो इंटरनेशनल लॉ पे और ह्यूमन राइट्स पे है। ये फंडामेंटल राइट है ये, और ये इंटरनेशनल कोवेनेंट है कि कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी में किसी तरीके से भी मुदाखलत नहीं कर सकता। तो जहां पर हमें बाकी बुनियादी जो ये बात कर रहे हैं, जो इनके हैं अपने रिजर्वेशंस, उनको बैठ के यहाँ पे हल किए जा सकते हैं। हमारी अदालतें हैं। अभी परसों देखिए सरफराज लोगर साहब जिनके बारे में ये कह रहे थे, कल फैसला किया उन्होंने कि वो हमें कबूल नहीं है। कल उन्होंने बानी पीटीआई के लिए मुलाकातों को दिन भी मुकर्रर कर दिए, 2 दिन, और सब कुछ कर दिया। कल ये उनकी सारे सलमान अकबर राजा साहब बड़े हैं, सीनियर हैं, कल वो बहुत तारीफ कर रहे थे। इट डजंट मीन कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हमें अपनी स्टेट को इस लेवल पे कमजोर नहीं बनाना चाहिए। तो आई नीड आंसर ऑफ ओनली दीज 2 एडमिटेड फैक्ट्स कि क्या उस करारदाद की मुखालफत की या नहीं की, और क्या जब
जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप लेके आया हूँ, और आते ही दूसरे दिन 3 मार्च को आए थे, 4 मार्च को इंडिया ने ये बदल दिया 35 से, और दूसरा तो क्या उस पर क्या किया गया? उस वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर थे। ये होती है बातें जहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टैंड लेना पड़ता है, और जब तक हम इन पे बातें नहीं स्टैंड नहीं लेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी जो इनकी रिजर्वेशन है उनको हल करना चाहिए। जी सर साहब। और देखें व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब व्हाइट हाउस इस बारे में क्लियर है, स्टेट डिपार्टमेंट इसके बारे में क्लियर है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला हैं, इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं बनती, तो एक सिंगल कांग्रेसमैन या 2 कांग्रेसमैन या 4 सेनेटर्स मिलकर उनको किसने इख्तियार दिया कि पाकिस्तान के मामला के अंदर? आगे बढ़ते हैं सर। अपना मैं सर आता हूँ तरफ। संधू साहब, कहा जा रहा है कि कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो भी कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इत्तेफाक राय के लिए जो है दोबारा कोई तहरीक इंसाफ को जो है वो साथ मिला के बुलाया जाए? जी, मैं बिलावल भुट्टो साहब ने परसों ये गवर्नर हाउस में बात की है, और मैं पर्सनली फिलहाल चूंकि मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ उनकी इस बात को, और मैं गुजारिश करता हूँ इनसे भी कि ये अगर इनको दावत आती है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख के दें जो ये इनका कंसर्न है कि अपना बानी को लाया जाए, या जिस तरीके से भी वो लाया तो नहीं जा सकता, कन्विक्टेड आदमी है, लेकिन चलो अपना वो जो है वीडियो लिंक या व्हाट्सएवर कोई भी हल निकल सकता है। तो लेकिन एक उसमें बात जरूर हो कि सिर्फ कॉमन फैक्ट एक हो, मुल्क की सलामती और मुल्क की दफा, उसमें ये जाती अपने लेके ये ना बैठ जाए अपने गिले शिकवे ये वो सारे, वो सारा फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाती है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से मुल्क जल रहा है, हम हालत जंग में आ चुके हैं, अगर कोई समझता है आज उधर लगी है, कल को कहीं और भी लग सकती है। जो दहशतगर्द पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। आपने देखा जिस दिन जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, और वहां पे क्या हुआ कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, और उनका मीडिया किस तरह से उछल के बातें उनके एंकर्स कर रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, कितने लोगों को उन्होंने खबर दे दी कि मार दिए, इतने आर्मी के लोग मार दिए। भाई आर्मी के बगैर आप ये समझे, आर्मी हमारी अपनी है। और मैं बार बार एक जुमला हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह आप राइट नाउ अपना हाफिज सैयद मोहम्मद मनीर साहब की कमांड है, तो आर्मी का कोई बंदा ये नहीं चाहता कि उसके फौज पे उसकी तो ख्वाहिश ही एक होती है कि वो शहीद हो जाए अपने मुल्क की दफा की खातर। और मैं दोबारा कहता हूँ कि क्या मुझे आर्मी का वो नौजवान पसंद है जो मेरे घर के बाहर खड़ा हो कि मेरे बच्चों की हिफाजत करे, या मेरे मुल्क की, या मुझे वो दहशतगर्द पसंद है जिनके ये दफ्तर खोलना चाहते थे, या जिनको जेलों से रहा किया गया, जो हमारे बच्चों को मारते हैं। ये 2 चीजें, इनमें ये फर्क बता दें कि क्या कौन सी बात हमारे लिए बेहतर है। इनके रिजर्वेशन अपनी जगह पे, मैं बिल्कुल दोबारा कहता हूँ, मैं जमहूरी आदमी हूँ, मैं मतलब एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं इनके रिजर्वेशन को समझता हूँ कि इनके अंदर ग्रीवेंस है, सब कुछ है, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि हम बाहर के लोगों को। और अभी कल देखें कि जो लोग हथियार उठाते हैं, जो लोग लाशों की सियासत करते हैं, जो लोग लाशों पे हम नोहा बहा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वहां पे, और वहां पे उनकी सपोर्ट पंजाब में और बहुत सारी जगहों पे क्या किया जा रहा है कि उन लोगों के हक में जुलूस निकाला जा रहा है, और पीटीआई के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लाशें उठा के ले गए। हाँ, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल रैलियों को इन्होंने सपोर्ट की है पंजाब में भी। जी बिल्कुल। अच्छा देखें इसके अंदर मैं सर आता हूँ, शर्मा साहब मैं आता हूँ। सर इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करने से पहले मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, देखें जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो यही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था, उसको जवाब इमरान खान ने जिस अंदाज में दिया, जिस गैरत और कौमी हमीयत का मुजाहरा करते हुए उसे जवाब दिया था ना, उससे पाकिस्तान की वक़्त बड़ी थी। उसकी लोगों को पता चला कि भाई ये पाकिस्तान के मफादात के लिए बात कर सकता है, ये स्टैंड ले सकता है, तभी इमरान खान साहब को उधर वाइट हाउस बुलाया गया और उसको इज्जत दी गई। तो ये जो मौजूदा लीडरशिप है ना, ये बेचारे, इनको अमेरिका कहे तुसी मुर्गा बनो, इन्होंने मुर्गा बनना है, मैं लिख के ले लियो मेरे को लो। और अभी अमेरिका से ही जा रहा है कि वो मैं कहता हूं कि ये कौम की लीडरशिप करने के लिए फॉर्म 47 इंस्टॉल गवर्नमेंट है जिनमें कैपेसिटी ही नहीं है। ये उनको कल को अगर वो उनको कहेंगे ना मुर्गा बनो तो ये बनेंगे। ये कैपेसिटी के लोग हैं। तो ये हमें ये ना सिखाएं कि पाकिस्तानियत क्या है, कौमी गैरत क्या है, कौमी गैरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। हम उस लीडर के मानने वाले हैं जिसने तुर्क बतुर्क जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी उस गैरत को एक्सेप्ट करते हुए उसे व्हाइट हाउस में बुलाया था। अब जाके आप उधर दर बदर फिर रहे हो, एक तरफ आप अमेरिका को तो सारे जाते हैं सर, कौन नहीं गया? कौन नहीं गया व्हाइट हाउस में? अभी आपके जी आपके मेरी बात सुने जी, अभी मौजूदा गवर्नमेंट की जो हालत है, आप कसम करें कि 3rd डिग्री सेक्रेटरी से वो जाके मिल नहीं सकते। लाइटर नोट पे
कि मुझे इन्होंने, एक तो मुझे इनके मुंह से पंजाबी बड़ी अच्छी लग रही है, 2-3 दफा ये पंजाबी बोले, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ये मुर्गे वाली बात हम नहीं, ये इनका था प्लान कि इकॉनमी चेंज करनी है और अगर लोगों का मुस्तकबिल चेंज करना है तो 4 कुकड़ियां और 1 कुकड़ दिया जाए लोगों को, ये इनका प्लान था, हमारा नहीं था जी। हम मुर्गा नहीं बनेंगे, हम कुकड़ देते थे लोगों को इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए। आप लोग उनकी मर्जी है। अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो इन्होंने एक मैं कभी भी आपको पता, मैं मेरी गुजारिश आपसे ये है, मेरी गुजारिश आप पूरी कौम से मैं एक गुजारिश ये करता हूं कि देखें, ये सिक्योरिटी का जो मामला है, ये जो आप आजकल जो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले फुदकते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये देखें प्लीज जावेद साहब, ये जो फुदकते रहते हैं कि भाई पीटीआई नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, पीटीआई नेशनल सिक्योरिटी के खुदा न खास्ता अगर खिलाफ होती तो पीटीआई के दौर में पाकिस्तान में अमन ना होता, पाकिस्तान नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर ना होता, पाकिस्तान 6% पे इकोनॉमिक उसकी ग्रोथ ना होती, पाकिस्तान की अमन को बहाल किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने और इमरान खान ने। अब आते हैं, अब आते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी हम पाकिस्तान में, स्पेशली हम केपी में, जब से हमने आंख खोली है जी, फर्स्ट अफगान वार से हम इसको भुगतते आए। ठीक है, हमारा मसला ये रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो थी वो उसमें कुछ फ्लाज और लकूनास की वजह से हम भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे हैं कि हम एक अफगान वार में हम गए जनाब, फर्स्ट अफगान वार में जब जनेवा मुज़ाकरात के ज़रिए रूस और अमेरिका ने आपस के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, तो हमें मतलब है कि यूँ एक कबाड़, कोई कबाड़ चीज़ नहीं है, उसको यूं फेंकने की तरह हमें साइड पे फेंक दिया और हम उसको भुगतते रहे, हमने सबक नहीं सीखा। फिर जब सेकंड अफगान वार हुई, हमने पहले से ज़्यादा इंथुजियास्टिकली जी, उनसे भी ज़्यादा जज्बात में जी, हम पाकिस्तान के लड़े कहते पाकिस्तान दी, हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, ठीक है जी। उसके रिपरकशंस आए, इस कौम की इंटेलिजेंसिया, इस कौम की जो दानिश्वर थे वो चीखते रहे कि यार आप लोग पराई जंगों में न कूदो, इसके रिपरकशंस है। तो अब उसके रिपरकशंस आ गए कि अब हम इस हालत में पहुंच गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ गन के जरिए हम ये मसला हल नहीं कर सकते। 2004 से कर रहे हैं इसको, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी जिसको नेशनल कंसेंसस गन के जरिए मसला हल नहीं होता। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास दोबारा बुला लें, इत्तेफाक राय जो है पैदा कर लें। पॉसिबल है? तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर बात है अभी ऑफर की अखिली साहब ने कि आएँ बैठें और बात करें, तो पॉसिबिलिटी है कि तमाम सियासी जमातें जो है इत्तेफाक राय के साथ जो है वो कोई बैठ जाएँ और कोई मुतफ़िक़ा तौर पर कोई लाएमल तैयार कर लें? जी, मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने जो बात की है वो बहुत वैलिड बात है, दोबारा बुलाना चाहिए इजलास। और आपको आप मेरे ख्याल में बहुत खुद बखूबी जानते हैं कि बिलावल साहब ने हर वक्त कोशिश की कि कंसेंसस क्रिएट किया जाए, चाहे वो 26वीं तरमीम थी या उससे पहले थी। उन्होंने कोशिश की कि एक जनरल नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया जाए। और टेररिज्म जो है उससे बढ़ के मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान को अफेक्ट कर रही है, वो पाकिस्तान की जड़ों को काट रही है और हमें बिल्कुल खोखला कर रही है। ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू है हमारे लिए और हमें टेररिज्म के ऊपर पूरी कौम को एक होना चाहिए। बदकिस्मती ये हुई कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, तो वो पार्टी जो अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात क्लेम करती है, उसने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, विच इज स्ट्रेंज। और इनको करना चाहिए था और इन्होंने कहा कि जी इसलिए हम नहीं करते क्योंकि हमारे बानी को इनवाइट नहीं किया गया। इशू ये है कि किस कैपेसिटी में इनवाइट किया जाता है। आपको देखें, हर चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी, तो खान साहब पार्लियामेंट के रुकन नहीं है, ना वो MNA है ना वो सेनेटर है, ना वो किसी पार्टी के सरबराह हैं कि उनको चले बुला लें कि जी वो पार्टी के सरबराह हैं तो इसलिए बुला लिया गया।
आप कहें कि जी ये पार्टी के बानी थे इसलिए बुला लिया गया। आज आप मीटिंग किसी इजलास में आप मिसाल के तौर पे हाफिज नईम को बुलाएं और कहें कि नहीं जी सिराज साहब को भी बुला लें, तो इस तरीके से तो नहीं होता ना। आज पार्टी एज ए न्यू चेयरमैन, उस लेट दैट चेयरमैन बी देयर। मुझे तो इनको जाना चाहिए था, अटेंड करनी चाहिए थी, और ये बहाना बना के अटेंड ना करना जो है आई थिंक बहुत मुनासिब नहीं था। और हम ये बात कर रहे थे कि जी हम जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे अमेरिका से और ट्रंप ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया था बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया। अगर आप याद करें बाइडेन का फ़ोन 3 साल तक नहीं आया, तो बस शिकवा यही होता था कि मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया। अमेरिका में पूरी जो एम्बेसी थी वो उसने 2 साल इसी चक्कर में एम्बेसडर से लेके नीचे तक हर आदमी लगा के किसी तरीके से बाइडेन साहब से फ़ोन करवा दें और 1 मिनट की गुफ्तगू करवा दें। तो ये कहना कि जी ट्रंप के सामने ये हुआ फिर बाइडेन के सामने, तो ये तो नहीं आप कह सकते। मैं तो सिर्फ ट्रंप से ही बात करूंगा। बाइडेन जो है मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूंगा। आपको तो कहना चाहिए था कि जी बाइडेन मुझे फोन नहीं करना, मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वन लाइनर ले लूँ लतीफ़ साहब से, सिर्फ के जो ऑफर उन्होंने आपको दी है कि जी ठीक है बुला लेते हैं और आप आएँ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा हो कौमी सलामती का, कबूल है? बिल्कुल जी, 1 पॉइंट एजेंडा। लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा को लेकर ना, ये 1 पॉइंट एजेंडा 1 पॉइंट ये है तो 1 पॉइंट, लेकिन ये इतना डाइवर्स टॉपिक है ना कि ये इसको उसमें बंद करने वाली बात है। बाकी हमने इनकार नहीं किया, लेकिन ये एक बात मैं गुजारिश करूं कि हमें ताना देते हैं कि भाई ये क्यों नहीं आए। हमने तो कहा था कि यार खान साहब से मुलाकात कराओ। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि नवाज शरीफ नहीं आए, किसी ने पूछा? इंटीरियर मिनिस्टर वाज नॉट देयर, उसका किसी ने जवाब दिया? वो कबूल है आपको ना कि जब अपना दोबारा कमेटी का इजलास आता है तो आप ठीक होंगे? देखें जी, उसमें भी देखें, उसके लिए तरीक़ाकार जो हमने कहा कि भाई उसके हवाले से हम अपने कायद से मुलाकात करेंगे, उनसे गाइडलाइन लेके आ जाएंगे। अभी अगर मुलाकातों का सिलसिला ये बंद नहीं करते और खान को जो है बिल्कुल इन कम्युनिकेटों में नहीं रखते और हम उनसे गाइडलाइन लेकर बिल्कुल उसमें कोई कौमी इश्यूज पे कोई जी, मैं इस पे आखिरी बात करूंगा। एडमिटेड फैक्ट ये है कि जो इनके चेयरमैन है उन्होंने कहा था, देखिए ये सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल में एक बात तो थी कि मुनासिब होता है कि नवाज शरीफ साहब शरीक होते, उनको होना चाहिए था शरीक। उनके जो भी रीजन हो गालिबन बीमार हैं, लेकिन अगर वो शरीक होते तो एक अच्छा मैसेज जाता। देखिए मियां नवाज शरीफ के बारे में उनकी हेल्थ का इशू था, ये अखबार में भी आ गया था, सबने पता है। लेकिन नहीं हो, इसको छोड़े। जो इनके चेयरमैन है, जो मौजूदा चेयरमैन है इनके, उन्होंने बयान दिया अली अपना क्या गौहर साहब ने कि उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये हमें बुलाएं ना बुलाएं ये व्हाट्सएवर, अगर ये हमारी ये बात नहीं भी मानते तो फिर भी हमको मैदान इनको खाली नहीं देंगे। और क्या 14 नाम इन्होंने नहीं भेजे? क्या 14 इनके कार्ड इशू नहीं हुए? मैं सिर्फ एक बात लतीफ़ भाई से करता हूँ, मेरी बहुत दोबारा कह रहा हूँ विदाउट मोस्ट रिस्पेक्ट, कि जो बात कर नहीं सकते उसको बात जो पूरी नहीं कर सकते तो करना नहीं चाहिए। मैंने एक फिल्म देखी थी कि अगर पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो? तो ये 14 नाम भेजे क्यों थे? अगर आपको आप ऐसा किया करें कि उस वक्त आप बात किया करें जब आप वहां से पहले पूछ लें अगर आपको। लेकिन मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल सबमिशन करता हूँ कि मुल्क की सलामती की खातिर कोई शर्त ना लगाएं, इस पे सब इकट्ठे हो जाए, अच्छे रह जाएंगे, वरना वो ना होगा तुम्हारी दास्तान भी होगी दास्तानों में। रीमा खान साहब ने फरमाया था कि इन सब को जो वहाँ पे जाके शोर मचाते करते हैं वकला या व्हाट्सएवर जो मेरे भाई हैं वकला, लेकिन ये है कि इनको बानी की रहाई से कोई इनको दिलचस्पी नहीं है, सबको अपना अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। ये अलीमा खान साहब ने वो बंद हो गया और वही नहीं, वही तो काम हो रहा है ना। पहले पंजोता साहब से हुआ, फिर फवाद साहब ने मारा, शाहीन साहब को सीनियर ला रहे हैं दोनों, फवाद चौधरी साहब ने किया। इसके अलावा हर दफा कोई ना कोई फारग हो गए जी, फवाद चौधरी फारग हो गए, हर दफा कोई ना कोई लड़ाई होती है वहाँ पे। लेकिन ये इनका जाती पार्टी का मामला, हम इसमें नहीं आना चाहते जी। क्यों भाई, क्यों इख्तिलाफात बातें कर? देखिए सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि देखिए क्यों इख्तिलाफात हो रहे हैं। मुसलमान भाई बाबर वान साहब उनके वकील थे, वो गए हैं, नहीं अपना उन्हें फर्क कर दिया कि आप नहीं आ सकते। किसी वकील को फारना ये बहुत मामूली चीजें होती हैं। ठीक है, ये एक बंदे का हक होता है, वो किसी स्पेसिफिक केस में किसको वकील लगता है किसको नहीं लगता। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी ये बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ है। पीटीआई में एक चीज़ ये खातिर जमा रखें कि पीटीआई इज नेम ऑफ इमरान
इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई। ठीक है। इमरान खान के अलावा यहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं मतलब कि ये करूँगा वो करूँगा, और ये सब चीज़ें ठीक है, चूँकि लीडरशिप जो है वो खान जो है जेल के अंदर हैं। अब बाहर जाहिर है कि कोई भी मैं तो बहुत छोटा वर्कर हूँ, कोई भी बंदा उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। वो उसकी मिसाल ये है कि एक बंदे के पाँव का साइज जो है वो 8 नंबर है और आप उसे 12 नंबर का जूता पहनाएंगे तो जाहिर है उसको फिट तो नहीं आना वो। तो ये वाली सूरत हाल है। तो इसमें ये जो मामलात हैं ये छोटे मोटे आप खातिर जमा रखें सिद्धू साहब, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये बहुत छोटी बातें। अच्छा चलें, ग्रैंड लाइन्स बन रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ग्रैंड अलायंस तो हमारी तो कोशिश है, बोलना को सरबराह बना रहे हैं उसका। कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बनेगा। हम ग्रैंड अलायंस हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह को पहले साथ लेना फिर बनेगी ग्रैंड अलायंस। उसके जी जी मैं आता हूँ सर आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी यार उसको वो कुछ पर्ल ऑफ विजडम घेरना चाहते हैं। आपकी बारी, जी आप करें बात। जी तो ग्रैंड अलायंस के हवाले से ये है कि हमारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी कोशिश है कि जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको हम पाकिस्तान में आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो यहाँ की जुडिशरी का कबाड़ा कर दिया गया है उसको। टाइम शॉर्ट है, सिर्फ मौलाना की सरबराही कबूल कर लेंगे जी, मौलाना की सरबराही कबूल कर लेंगे जी। वो तो जब बैठेंगे तो वो साहब ने कहा ये अभी तो प्री में चोर है ना जी। गन्ना साहब ने परसों स्टेटमेंट ओपन दी है, सब टीवी पे चली है, न्यूज़ भी चली है कि मौलाना साहब की अब कोई वो हैसियत नहीं है, अब मेरी सारी तलक है। देखिए ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना जी, आप अभी मंगनी हुई नहीं है और आप रुखसती की बात कर रहे हैं। शर्मा साहब आप बताइए सर, ग्रैंड लाइन्स शर्मा साहब। जी मैं देखें, मेरे ख्याल में ग्रैंड अलायंस जो है ना वो एक ख्वाब ख्याली है, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि बन सकेगा। एक तो JUI के बगैर ग्रैंड अलायंस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि JUI जो है एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स है, जो मेरे ख्याल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं उन पर भारी है। और दूसरी चीज़ जो है ये कह रहे हैं जी हम ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, उसमें एक ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 26वीं तरमीम जो है उसको खत्म करना होगा। तो मौलाना ने तो 26वीं तरमीम में कंसेंसस करके उसके हक में वोट दिया, ये भी साथ थे। तो वो किस तरीके से ये भी माने हुए थे, ये तो उसके बाद इनको हुक्म आया कि तुम क्यों मान गए हो, तो इनको ठीक है, ठीक है शर्मा साहब, टाइम खत्म हो गया सर। आपका शुक्रिया, आपके वक्त का। सेंटर खलीदा आपका शुक्रिया, लतीफ भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।